हाँ तो दोस्तों, अगला जो चैप्टर हम लोग करने वाले हैं वो है हमारे इस पर्टिकुलर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, दैट इज पार्ट 2 ऑफ दिस सब्जेक्ट सीआरवीआई का सेकंड लास्ट चैप्टर। सेकंड लास्ट चैप्टर है लेसन नंबर 25, जिसका नाम है वॉलंटरी लिक्विडेशन। वॉलंटरी लिक्विडेशन बिल्कुल हमारा इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड एकदम खत्म होने पे आ गया है। इसके बाद सिर्फ वाइंडिंग अप बचा है। वाइंडिंग अप टुच्चा सा चैप्टर है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, एंड उसके बाद हमारा पूरा का पूरा 50 नंबर का पोर्शन खत्म हो जाएगा। आइए जरा समझते हैं वॉलंटरी लिक्विडेशन का, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। एक कंपनी थी बेटा, कोई भी कॉर्पोरेट एंटिटी थी, कोई भी कॉर्पोरेट एंटिटी थी। अच्छा देखो, कॉर्पोरेट एंटिटी क्या है बेटा, अगर वो इंसॉल्वेंट हो जाती है, अगर वो इंसॉल्वेंट हो जाती है, देन वो चाहें या ना चाहें, अगर उसने खुद ने यानी कि कॉर्पोरेट एप्लीकेंट ने खुद ने या फिर उसके किसी क्रेडिटर ने क्या कर दिया, एप्लीकेशन फाइल कर दी उसके सीआईआरपी के लिए, यानी कि इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस के लिए अगर उसने एप्लीकेशन फाइल कर दी, तो चाहे या ना चाहे तो क्या हो जाएगा, सीआईआरपी का प्रोसेस चालू हो जाएगा। एंड अगर सीआईआरपी का प्रोसेस सक्सेसफुल नहीं हो पाता है, देन उसके बाद क्या हो जाएगा, उस कंपनी का मजबूरी में लिक्विडेशन करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। बट अगर लेट सपोज कॉर्पोरेट एंटिटी मजबूरी में नहीं, खुद से अपनी मर्जी से यानी कि वॉलंटरी बेसिस पे अगर क्या करना चाहें, अपने को लिक्विडेट करना चाहें अपने आप को, यानी कि बंद करना चाहें, तो वो क्या कर सकती है, कर नहीं सकती क्या, बिल्कुल कर सकती है। तो वॉलंटरी लिक्विडेशन का जो प्रोविजन है ना, पूरा का पूरा यहां पर है, यानी कि यहां पे अब मजबूरी में नहीं, अपनी खुद की इच्छा से, स्वेच्छा से वो क्या कर रही है, अपने आप को लिक्विडेट कर रही है। इसको कहते हैं वॉलंटरी लिक्विडेशन। आइए जरा समझते हैं क्या है वॉलंटरी लिक्विडेशन का पूरा। सबसे पहले आप लोगों को यह बात तो पता होगी कि आईबीसी का जो पार्ट 2 है वो कंप्लीटली सिर्फ कॉर्पोरेट एंटिटीज के लिए बात करता है, सिर्फ कॉर्पोरेट्स के लिए बात करता है। उसके बाद तो ये कहां पे मिलेगा, देखो हम पढ़ेंगे सेक्शन 59 पढ़ेंगे ऑफ पार्ट 2 एंड चैप्टर क्या है 5। यानी कि आईबीसी की अगर मैं हिरार्की बनाऊं तो ये आईबीसी है, इसके अंदर बेटा जो पार्ट 2 है, उस पार्ट 2 का चैप्टर नंबर कौन सा है, चैप्टर नंबर 5 है। इसके अंदर हमारा जो सेक्शन 59 है हम वो पढ़ने वाले हैं। ओके जी, ये किससे डील करता है सेक्शन 59, इनिशिएशन ऑफ वॉलंटरी लिक्विडेशन प्रोसीडिंग्स बाय अ कॉर्पोरेट डेटर विच हैज नॉट डिफॉल्टेड ऑन एनी डेप्ट ड्यू टू एनी पर्सन। मेरी बात ध्यान से सुनो, ये लाइन नहीं है, सोना चांदी है। कैसे, आइए जरा समझते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है हैज नॉट डिफॉल्टेड ऑन एनी डेप्ट ड्यू टू एनी पर्सन, यानी कि अगर आपने डिफॉल्ट किया है किसी का कोई डेप्ट देने में, तो आपके पास ऑप्शन नहीं है, आप वॉलंटरली नहीं करने का हक है, आप शुद्ध नहीं रह गए हो, आपको मजबूरन क्या करना पड़ेगा, इंसॉल्वेंसी के लिए जाना पड़ेगा। बट अगर आपने कोई डेप्ट आपका ड्यू है ही नहीं, आप अपनी तरफ से एकदम पवित्र चल रहे हो, आपने आज तक सबको सही टाइम पे पेमेंट कर दी है, देन उसके बाद अगर आप लिक्विडेट करने की बात कर रहे हो, देन इसमें महानता है ना दोस्त। आप समझ रहे हो इस बात को, वॉलंटरी का मतलब क्या है। एक बात बताओ, आप लेट सपोज किस में काम करते हो, मान लेते हैं म्यूनिसिपैलिटी में, आप कोई एक झाड़ू लगाने का काम है किसी का, लेट सपोज किसी पर्सन का एग्जांपल ले रहा हूँ, म्यूनिसिपैलिटी में क्या करते हैं, झाड़ू लगाने का काम करते हैं। अब वो सुबह सुबह जब झाड़ू लगाने आते हैं, तो एक बात बताओ, ये काम उनकी ऑब्लिगेशन है करना या वो अपनी मर्जी से कर रहे हैं, भाई वो उनका ऑब्लिगेशन है, मजबूरी में करना पड़ रहा है उनको, क्योंकि बदले में वो सैलरी ले रहे हैं। बट यही अगर लेट सपोज स्वच्छ भारत अभियान के नाते अगर आप और मेरे जैसे आम लोग जिनका काम नहीं है और हम लोग झाड़ू लेकर क्या करें, गली मोहल्ले में सफाई करने लग जाएं, देन इस चीज को क्या कहा जाता है, वॉलंटरली। मेरी मजबूरी नहीं है बट फिर भी देखो मैं कर रहा हूं, ये हो जाता है वॉलंटरी का मतलब। ओके, देन उसके बाद हम इसके लिए साथ में रेगुलेशन पढ़ेंगे, यानी कि आईबीसी के जो कोड के अंदर सेक्शन है वो तो पढ़ेंगे ही, बट साथ में रेगुलेशन पढ़नी जरूरी है। और वो रेगुलेशंस कौन सी है, ये देखो इनका नाम दे रखा है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया वॉलंटरी लिक्विडेशन प्रोसेस रेगुलेशन 2017। ठीक है जी, आइए जरा देखते हैं। फिर उसके बाद हु मे इनिशिएट वॉलंटरी लिक्विडेशन प्रोसीडिंग्स। तो देखो सबसेक्शन 1 के अंदर क्या लिखा हुआ है, 59 सबसेक्शन 1 में लिखा है, ए कॉर्पोरेट पर्सन हु इंटेंड्स टू लिक्विडेट इटसेल्फ, अपने आप को खुद से लिक्विडेट करना चाहता है कॉर्पोरेट पर्सन। व्हेन आई से कॉर्पोरेट पर्सन, इसका मतलब क्या है कि आई एम टॉकिंग अबाउट कंपनी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट एंड एलएलपी रजिस्टर्ड अंडर एलएलपी एक्ट, has not committed any default may initiate voluntary liquidation proceedings under this provision of chapter 5 of part 2 of the code। एक सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है has not committed, ये लाइन याद रखना, अपने जहन में बैठा लो इसे, has not committed any default
ये बेस है बेटा पूरे चैप्टर का, समझ लो कि अगर उसने अपनी तरफ से कोई डिफॉल्ट नहीं किया है, सिर्फ तभी तभी वो क्या कर सकती है, वॉलंटरी अपने आप को लिक्विडेट कर सकती है। दस, इन ऑर्डर टू इनिशिएट वॉलंटरी लिक्विडेशन प्रोसीडिंग्स अंडर चैप्टर 5 ऑफ पार्ट 2, अ कॉर्पोरेट पर्सन हु इंटेंड्स टू लिक्विडेट इटसेल्फ वॉलंटरली मस्ट हैव नॉट कमिटेड एनी डिफॉल्ट। एक ही बात को बार बार एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस करके रिपीट कर रहे हैं। देन उसके बाद अगला टॉपिक क्या है हमारा, सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 59, यानी कि 59 सबसेक्शन 2 की बात क्या कर रहे हैं, voluntary liquidation of a corporate person under subsection 1 shall meet such conditions and procedural requirement as may be specified by Insolvency and Bankruptcy Board of India। फालतू का पॉइंट अब ये है इंपॉर्टेंट, यानी कि सेक्शन 59 सबसेक्शन 3। आइए जरा इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, कंडीशंस क्या हैं फॉर वॉलंटरी लिक्विडेशन प्रोसीडिंग्स ऑफ कॉर्पोरेट पर्सन रजिस्टर्ड एट अ कंपनी। यानी कि अगर कोई चीज कंपनी के तौर पर रजिस्टर्ड है, कोई कॉर्पोरेट एंटिटी, तो उसके लिए क्या कंडीशंस है कि वो फुलफिल करनी पड़ेगी फॉर दी वॉलंटरी लिक्विडेशन के प्रोसीडिंग्स के लिए। आइए जरा देखते हैं कंडीशंस यहां पे ये लिखी हुई हैं कुछ 3 प्रकार से। आइए जरा एक बार हम लोग ना, मैं आपको इस तरीके से लिखवा देता हूं, आपको ज्यादा बेटर तरीके से समझ आ जाएगा। एक पेज पे सेपरेट तरीके से हम लोग लिखते हैं, आइए आप लोग मेरे साथ साथ लिखेंगे। सबसे पहले देखो क्या है, ये सेक्शन हम कर रहे हैं बेटा 59 सबसेक्शन 3, और इसमें क्या लिखा है, कंडीशंस ऑफ वॉलंटरी लिक्विडेशन प्रोसीडिंग्स। आइए सबसे पहली कंडीशन क्या है, डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी। डिक्लेरेशन कौन देगा, फ्रॉम मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स, जितने डायरेक्टर्स है उस कंपनी के अंदर, और मैं कंपनी की बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट कंपनी नाउ, तो मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स, वेरीफाइड बाय एफिडेविट होना जरूरी है, वेरीफाइड बाय एफिडेविट, एफिडेविट बहुत होना जरूरी है। और क्या उसमें कहना है, स्टेटिंग, इसमें क्या बात बोल रहे हैं ये लोग, सबसे पहली बात देखो क्या है, फुल इंक्वायरी इज मेड, पूरी इंक्वायरी कर ली गई है, दैट इधर कंपनी हैज नो डेप्ट, कोई उधार है नहीं कंपनी का कुछ बचा हुआ, इफ देयर इज डेप्ट, बट अगर कोई डेप्ट है मान लेते हैं, ठीक है ना, देन इट विल बी एबल टू पे सच डेप्ट। पहली बात क्या है, पूरी इंक्वायरी कंफर्म करना होगा एफिडेविट के साथ, डिक्लेरेशन देंगे मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स, क्या करेंगे, 2 चीजें, डिक्लेरेशन देंगे, कैसे डिक्लेरेशन देंगे उनकी बात पे वैसे तो भरोसा होगा नहीं, उन्हें साथ में एक एफिडेविट देना पड़ेगा, और उस एफिडेविट के थ्रू वो क्या स्टेट करेंगे कि भैया हमने पूरी जांच पड़ताल कर ली है कि या तो कंपनी के पास कोई डेप्ट है नहीं, और अगर बाई चांस डेप्ट है तो हमारे पास इतनी सफिशिएंट असेट्स हैं कि उन असेट्स को बेचने के बाद हम क्या कर सकते हैं, अपने जितने डेप्ट है उनको भली भांति पे कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब चंगा है। देन उसके बाद पॉइंट नंबर बी पे आ जाओ। पॉइंट नंबर बी क्या है, डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी, डिक्लेरेशन अंडर सब क्लॉज ए, यानी कि इसके अंदर जो डिक्लेरेशन है प्लस फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स, कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं उनको भी हमें क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा, प्लस फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। सबसे पहली देखो चीज क्या देनी है, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, है ना, प्लस रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ऑपरेशन, 2 चीजें, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट और रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ऑपरेशन, कितना, ऑफ प्रीवियस, पिछले 2 साल का, पिछले 2 साल का देना बेहद जरूरी है, बेहद जरूरी है, ठीक है ना, और डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, विच एवर इज लेटर, यानी कि अगर कंपनी को खुले हुए अभी 6 महीने हुए हैं, देन भाई पिछले 6 महीने की देनी पड़ेगी, आप 2 साल की कहां से लाओगे स्टेटमेंट्स, ठीक है ना, तो या तो प्रीवियस 2 इयर्स, या फिर अगर डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन लेट सपोज 2 ईयर से कम है तो इनमें से डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इन दैट केस आप लोग लेंगे, ठीक है ना, जो भी इसमें से लेटर है आप उसको चूज कर लेंगे। देन उसका सेकंड चीज क्या है, सेकंड चीज है रिपोर्ट ऑफ वैल्यूएशन, रिपोर्ट ऑफ वैल्यूएशन ऑफ असेट्स।
है ना, रिपोर्ट ऑफ वैल्यूएशन असेस्ड लिखो बाय रजिस्टर्ड वैल्यूअर, कोई रजिस्टर्ड वैल्यूअर है उसके द्वारा, बाय रजिस्टर्ड वैल्यूअर। आइए देन इसके बाद ये आपने आई थिंक लिख लिया होगा। देन इसके बाद सी पॉइंट, लास्ट पॉइंट है ये। आइए जरा इसमें देख लेते हैं क्या चीजें लिखी हुई हैं। विद इन 4 वीक्स, विद इन 4 वीक्स, 4 वीक के अंदर, किस चीज के 4 वीक के अंदर? विद इन 4 वीक्स ऑफ डिक्लेरेशन। कौन सी डिक्लेरेशन भाई? जो आपने अंडर सब क्लॉज ए में जो डिक्लेरेशन दी है, यानी कि ये देखो, ये इधर वाली डिक्लेरेशन, इस दिन जो डिक्लेरेशन दी है उसके 4 हफ्ते के अंदर आपको क्या करना होगा? आइए जरा देख लेते हैं। स्पेशल रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग व्हेन कंपनी इज लिक्विडेटेड। अगर कंपनी लिक्विडेट हो रही है बेटा वॉलंटरीली, अपनी मर्जी से, एंड प्लस और क्या करना है? अपॉइंट करेंगे उसी मीटिंग में इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल टू एक्ट एज लिक्विडेटर, कि भैया जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल हो। अब तो किसी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल कौन है? एक प्रोफेशनल है जो अलग अलग रूप में काम करता है, एज अ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, एज अ इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, और अब उसे किसकी जरूरत है? लिक्विडेशन करवा रहे हैं, तो वो एक्ट कैसे करेगा? टू एक्ट एज लिक्विडेटर। देन सेकंड चीज क्या हो जाएगी? रेजोल्यूशन ऑफ मेंबर। देखो यहां पे एक लाइन लिखी हुई है, रेजोल्यूशन ऑफ मेंबर। तो रेजोल्यूशन जब सिर्फ यहां पे वर्ड दिया गया है, यानी कि यहां पे ऑर्डिनरी और स्पेशल दोनों तरह के रेजोल्यूशन चल जाएंगे। देखो यहां पे लिखा हुआ है ए रेजोल्यूशन ऑफ द मेंबर्स, यानी कि यहां पे सिर्फ रेजोल्यूशन की बात करी गई है, तो किसी भी प्रकार का रेजोल्यूशन यहां पे काम चल जाएगा। रेजोल्यूशन ऑफ मेंबर्स एट जनरल मीटिंग, ठीक है ना। आफ्टर मतलब नॉर्मल रेजोल्यूशन कब चलेगा? अगर आपने किस चीज, कब वॉलंटरी लिक्विडेशन कर रहे हो? आफ्टर इसमें देखो एक्सपायरी ऑफ पीरियड ऑफ इट्स ड्यूरेशन, यानी कि अगर कंपनी ऑलरेडी आर्टिकल्स और मेमोरेंडम के अंदर लिखा हुआ है कि यार ये कंपनी चलनी ही सिर्फ लेट सपोज 2 साल या 3 साल या 4 साल है, उसके अंदर लिखा हुआ है, उसके बाद हम बंद कर देंगे, देन उसके बाद तो बंद करनी है ना, क्योंकि आपने आर्टिकल्स और मेमोरेंडम के अंदर जो फंडामेंटल डॉक्यूमेंट्स है उसमें आपने ये बातें लिखी हुई हैं। दूसरी चीज क्या है? अगर फिक्स्ड बाय आर्टिकल्स है, इवेंट अकर्ड फॉर विच इट वॉज फॉर्म्ड, जिस चीज के लिए वो बनाई गई थी वो इवेंट हो चुका है, ठीक है ना। बस आप इसमें यहीं तक कर दोगे, यानी कि जिस पर्पस के लिए कंपनी बनी है, अगर वो पर्पस पूरा हो चुका है और आर्टिकल्स में लिखा है कि इस पर्पस के पूरा होते इस कंपनी को लिक्विडेट कर देना है, देन आप एक नॉर्मल रेजोल्यूशन पास करोगे और कंपनी में क्या कर दोगे? वॉलंटरी लिक्विडेशन डिक्लेयर कर दोगे, ठीक है जी। देन उसके बाद अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, आइए जरा वो इंपॉर्टेंट चीज क्या है मैं बता दूं। देखो प्रोविजो दे रखा है एक सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 59 में। ये देखो सबसेक्शन 3 क्या है, हम ये पढ़ रहे हैं। इसका एक प्रोविजो है दैट इफ द कंपनी ओज एनी डेप्ट टू एनी पर्सन, यानी कि अगर कंपनी को कोई उधार बाकी है अभी किसी पर्सन को देना, तो क्रेडिटर्स जो होंगे, जो क्रेडिटर्स हैं, ध्यान से सुनो, जिनका उधार देना है, जो 2/3 इन वैल्यू है ऑफ द डेप्ट ऑफ द कंपनी शैल अप्रूव द रेजोल्यूशन पास्ड अंडर सब क्लॉज सी विद इन 7 days ऑफ सच रेजोल्यूशन। यानी कि अगर आप लेट सपोज क्लॉज सी के अंदर यहां पे आप लोग रेजोल्यूशन पास कर रहे हो, शेयर होल्डर्स, आप लोग इंटरनल हो भाई, आप कंपनी के अपने लोग हो, अगर आपने रेजोल्यूशन पास कर भी दिया है तो भी वॉलंटरी लिक्विडेशन की प्रोसीडिंग स्टार्ट नहीं होगी। अगर आपके ऊपर अभी डेप्ट बाकी है, यानी कि अभी भी आपको उधार किसी का वापस करना है, तो वो जो क्रेडिटर्स हैं, मान लेते हैं क्रेडिटर्स कितने के हैं, कितने के क्रेडिटर्स पेंडिंग अभी, मान लेते हैं 1 करोड़ रुपए के हैं, तो 1 करोड़ का 2/3 कितना हो जाएगा? देखो 1 करोड़ का 2/3 हो जाएगा बेटा अप्रोक्सीमेटली 66.67 लाख। तो 66.67 लाख के जो क्रेडिटर्स हैं, जब तक वो अप्रूव नहीं कर देंगे उस पर्टिकुलर रेजोल्यूशन को जो सब क्लॉज सी के अंदर पास किया गया है, तब तक आप क्या नहीं कर सकते हो? वॉलंटरी लिक्विडेशन को, प्रोसीडिंग्स को स्टार्ट नहीं करवा सकते हो। आ रही बात समझ? और ये कब तक पास करेंगे? विद इन 7 days ऑफ सच रेजोल्यूशन। सच रेजोल्यूशन मतलब अंडर सब क्लॉज सी की बात कर रहे हैं हम लोग। Though the procedure to be followed for voluntary liquidation proceedings is largely similar to the procedure to be followed for insolvency liquidation, यानी कि देखो मैंने यहाँ पे बात लिखी हुई है कि प्रोसीजर चाहे किसी का भी हो, खुद से लिक्विडेशन कर रहे हो या मजबूरी में इंसॉल्वेंसी के बाद लिक्विडेशन कर रहे हो, दोनों में जो प्रोसेस है ऑलमोस्ट सिमिलर है,
बहुत छोटे छोटे से डिफरेंसेस हैं, वो प्लीज आप लोग अपने आप रीड आउट करेंगे। ये देखो यहाँ पे रीड आउट करने के लिए आपको दे रखा है, आप प्लीज इसे अपने आप एक बार सेल्फ रीड मार लोगे, आई एम वेरी श्योर आपको खुद समझ आ जाएगा। ठीक है, डन। अगला क्या है सबसेक्शन 4 की बात कर रहे हैं। सबसेक्शन 4 यानी कि 59 सबसेक्शन 4, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज एंड बोर्ड अबाउट द रेजोल्यूशन to liquidate that the company within 7 days of such resolution or subsequent approval by creditors as the case may be। यानी कि कंपनी shall notify the registrar। कंपनी किसको नोटिफाई करेगी? देखो सबसेक्शन 4 के अंदर क्या चीज लिखी हुई है, सबसेक्शन 4 किसका, सेक्शन 59 का। इसमें यह है कि कंपनी, लिख लो जरा मेरे साथ साथ, कंपनी नोटिफाई करेगी किसको, आरओसी को, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को, और किसको करेगी, बोर्ड को। बोर्ड का मतलब क्या है, आईबीबीआई, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया को। किस चीज के बारे में, अबाउट द रेजोल्यूशन, कि उसने रेजोल्यूशन पास कर दिया है, कितने दिन के अंदर, विद इन 7 डेज ये कारनामे करने हैं, विद इन 7 डेज। किस दिन से 7 दिन, जिस दिन बेटा या तो देखो रेजोल्यूशन पास हुआ है, या फिर अगर यहां पे हमें क्रेडिटर्स के अप्रूवल की जरूरत है तो क्रेडिटर्स ने जिस दिन अप्रूवल दे दिया है उसके 7 दिन। और अगर क्रेडिटर का अप्रूवल की जरूरत नहीं है, ये कब होगा, क्रेडिटर के अप्रूवल की जरूरत कब नहीं होगी, जब कोई हमारा डेप्ट अभी पेंडिंग नहीं है, यानी कि हमें किसी को पैसे नहीं देने। तो जिस दिन रेजोल्यूशन पास हो गया अंडर सब क्लॉज सी, उस दिन से 7 दिन के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, नोटिफाई करना पड़ेगा अपने आरओसी को और अपने इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया को। देन उसके बाद अकॉर्डिंग टू सबसेक्शन 5 यानी कि 59 सबसेक्शन 5 में देखो क्या बात लिखी हुई है, सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ क्रेडिटर्स, यानी कि जब क्रेडिटर्स अप्रूव कर देंगे किस चीज को, ये जो कंपनी ने रेजोल्यूशन पास किया है उसको अप्रूव कर देंगे, द वॉलंटरी लिक्विडेशन प्रोसीडिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ अ कंपनी शैल बी डीम्ड टू हैव कमेंस्ड फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग द रेजोल्यूशन अंडर सब क्लॉज सी ऑफ सबसेक्शन 3। मेरी बात ध्यान से सुनो जिस दिन आपने रेजोल्यूशन पास किया, अगर आपको क्रेडिटर के अप्रूवल की जरूरत नहीं है, उस दिन से ही वॉलंटरी लिक्विडेशन आपकी पास हो जाएगी। बट अगर आपको क्रेडिटर्स की अप्रूवल की जरूरत है, देन आप क्या करोगे, शैल बी डीम्ड, किस दिन से आपकी वॉलंटरी लिक्विडेशन स्टार्ट मानी जाएगी, जिस दिन रेजोल्यूशन था उसी दिन से आप मानोगे, क्रेडिटर वाली डेट की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां पर सिर्फ वो वाला पॉइंट लिखा हुआ है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ स्ट्रेस देना चाहो अपनी क्लैरिटी के लिए, इंटरप्रिटेशन के लिए, तो आप इसमें स्ट्रेस दे सकते हो। देन प्रोविजंस टू अप्लाई आप लोग खुद करेंगे। एप्लीकेशन टू एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, आप क्या करोगे, वेयर द अफेयर्स ऑफ द कॉर्पोरेट पर्सन हैव बीन कंप्लीटली बाउंड अप, बाउंड अप मतलब सब कुछ खत्म, रफा दफा कर दिया है और उसकी असेट सारी की सारी लिक्विडेट हो गई हैं, बेच दी गई हैं। द लिक्विडेटर शैल मेक एन एप्लीकेशन टू द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ द कॉर्पोरेट पर्सन। आपको ये बात अच्छे से किसी आपके टीचर ने बता रखी होगी कि कंपनी का लिक्विडेट होना और कंपनी का डिसोल्यूशन होना दोनों अलग बातें हैं। डिसोल्यूशन इज द एब्सोल्यूट फाइनल स्टेज, जिसमें क्या हो जाता है, कंपनी का नाम रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से, आरओसी के अंदर से हट जाता है, यानी कि डिसॉल्व हो जाती है हर मायने में, अब उसका अस्तित्व मिट चुका है ये माना जाता है। लिक्विडेशन एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस के दौरान जो आखिरी स्टेप होता है ना, वो डिसोल्यूशन होता है। तो क्या करना पड़ेगा आपको, देखो ना, एप्लीकेशन दोगे आप एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को कि सर प्लीज हाथ जोड़ के विनती है, अब हमारे नाम को डिसॉल्व कर दीजिए आरओसी के रजिस्टर से। ऑर्डर बाय एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, और एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी अब उसके बाद क्या करेगी, इस सेक्शन के अंदर एप्लीकेशन रिसीव करने के बाद, शेल ऑन एन एप्लीकेशन फाइल्ड बाय द लिक्विडेटर पास एन ऑर्डर, एक ऑर्डर पास कर देगी कि कॉर्पोरेट डेटर को डिसॉल्व किया जाए तुरंत के तुरंत फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर, एंड द कॉर्पोरेट डेटर शेल बी डिसॉल्व्ड अकॉर्डिंगली। और इसलिए देखो क्या कहा गया है, वंस द अफेयर्स ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर हैव बीन बाउंड अप, जैसे कॉर्पोरेट डेटर के अफेयर्स बंद हो जाएंगे और उसकी असेट्स कंप्लीटली लिक्विडेट हो जाएंगी, लिक्विडेटर को क्या करनी पड़ेगी, एप्लीकेशन देनी पड़ेगी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को फॉर डिसोल्यूशन ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर, एंड कॉर्पोरेट डेटर शैल बी डिसॉल्व्ड बाय द ऑर्डर ऑफ द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। ये पूरा का पूरा क्या है, ये पूरा का पूरा रिपीटेड है। तो आपने चाहे यहां से यहां पढ़ लो या फिर सिर्फ इसे पढ़ लो, एक ही बातें हैं, ठीक है। कॉपी ऑफ ऑर्डर किस किस को देनी है, कॉपी ऑफ ऑर्डर को विद इन 14 दिनों के अंदर आपको देखो बी फॉरवर्डेड टू अथॉरिटी विद विच द कॉर्पोरेट पर्सन इज रजिस्टर्ड। अथॉरिटी का मतलब क्या है, आरओसी, जिसके पास कंपनी क्या है, रजिस्टर्ड हो रखी है कि भैया डिसॉल्व हो चुकी है, मैंने ऑर्डर दे दिया है। ये बात कौन कर रहा है, एनसीएलटी कर रहा है कि भैया मैंने ऑर्डर दे दिया है, कंपनी क्या हो जानी चाहिए, डिसॉल्व हो जानी चाहिए, अब इसका नाम हटाओ अपने आरओसी के रजिस्टर से, बस ये वाली बात है। अब कौन कौन से स्टेप्स हैं जो इन्वॉल्व हैं बेटा वॉलंटरी लिक्विडेशन के अंदर, ये तो देखो प्योरली मैं कहूंगा याद करने वाली चीजें हैं और आप याद कर भी लेंगे, मुश्किल तो है नहीं इसमें समझाने जैसा कुछ, पर चलो एक बार साथ में पढ़ते हैं, थोड़ा याद हो जाएगा, ठीक है ना। आप सबमिट करोगे क्या, डिक्लेरेशन टू आरओसी,
डिक्लेरेशन सबमिट करोगे आरओसी को दैट कंपनी विल बी एबल टू पे इट्स ड्यूज एंड इज नॉट बीइंग लिक्विडेटेड टू डिफ्रॉड एनी पर्सन। आप एक डिक्लेरेशन सबमिट करोगे किसको, आरओसी को, कि सुनो जी हम अपने ड्यूज अगर कोई बाकी है ना तो हम वो आराम से पे कर लेंगे। आपको दो चीजें के लिए डिक्लेयर करना पड़ेगा, या तो आपके पास डेप्ट है नहीं कोई, और अगर है तो आप आराम से पे कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। और हाँ सर, हम लोग जो लिक्विडेट कर रहे हैं ना अपने आप को, किसी को हानि पहुंचाने की इच्छा से नहीं कर रहे हैं, किसी को डिफ्रॉड नहीं कर रहे हैं, वो तो बस टाइम पूरा हो गया या फिर अब हमारी इच्छा नहीं है कंपनी को कंटिन्यू करने के लिए, इसलिए लिक्विडेट कर रहे हैं, अदरवाइज हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। फिर आप क्या करोगे, पास करोगे एक स्पेशल रेजोल्यूशन, किस चीज के लिए, अप्रूव करने के लिए वॉलंटरी लिक्विडेशन के प्रपोजल को। और फिर आप क्या करोगे, अपॉइंट करोगे एक प्यारे से लिक्विडेटर को। लिक्विडेटर कौन होगा, एक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। कितने दिनों के अंदर, आपको सिर्फ 4 हफ्तों के अंदर, ऊपर लिखा हुआ था ना विद इन 4 वीक्स, आप क्या करोगे, एक लिक्विडेटर को अपॉइंट करोगे। इफ अ कॉर्पोरेट पर्सन ओज डेप्ट, अगर कॉर्पोरेट पर्सन पे उधार है तो उसे अप्रूवल चाहिए होगा किसका, एटलीस्ट 2/3 मेजॉरिटी ऑफ क्रेडिटर्स का, क्योंकि जब तक ये नहीं मिलेगा तब तक फिर आपकी वॉलंटरी लिक्विडेशन स्टार्ट नहीं हो पाएगी। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, एक पब्लिक अनाउंसमेंट देनी पड़ेगी, जोर जोर से शोर मचाना पड़ेगा। अगर कोई क्लेम तो नहीं है किसी स्टेक होल्डर का बाकी, कितने दिनों के अंदर, विद इन 5 days ऑफ सच अप्रूवल, जिस दिन आपको अप्रूवल मिला है ना उसके 5 दिनों के अंदर। और ये पब्लिक अनाउंसमेंट आप कहां पे करोगे, पब्लिक अनाउंसमेंट आप करोगे न्यूज़पेपर पे और वेबसाइट ऑफ द कॉर्पोरेट पर्सन। यहां पे न्यूज़पेपर के बारे में ज्यादा बड़ी बातें नहीं की गई है, बट होता क्या है, एक इंग्लिश न्यूज़पेपर और एक वर्नाक्युलर न्यूज़पेपर जहां पे रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज सिचुएटेड। ठीक है जी। देन आप फिर क्या करोगे, आप इंटीमेट करोगे किसको, आरओसी को और बोर्ड को, कि भैया अप्रूवल मिल गया है। कितने दिन के अंदर, 7 दिन के अंदर, जिस दिन अप्रूवल मिल जाए। अप्रूवल किस चीज का मिलेगा, वो जो क्रेडिटर्स के अप्रूवल की मैं बात नहीं कर रहा था, उस अप्रूवल के 7 दिन के अंदर आपको क्या कर देना है, आरओसी और बोर्ड को बता देना है कि सर अप्रूवल मिल चुका है। फिर आप क्या करोगे, आप प्रिपेयर करोगे एक प्यारी सी प्रीलिमिनरी रिपोर्ट। किस प्रीलिमिनरी नाम में पता चल रहा है, यानी कि शुरुआत की एक रिपोर्ट। स्टार्टिंग में जो आप रिपोर्ट तैयार करके देते हो कि जी हमारा ये है कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ कि कितना हमारा डेप्ट है, कितना शेयर कैपिटल है, कितना क्या है, ब्ला ब्ला ब्ला। फिर आप एस्टिमेट्स देते हो कि सर लगभग इतने एसेट्स हैं और इतनी लाइबिलिटीज हैं। फिर प्रपोज प्लान ऑफ एक्शन, और अब हम क्या क्या करने वाले हैं वॉलंटरी लिक्विडेशन के रिगार्डिंग, वो प्रपोज प्लान ऑफ एक्शन आप बताओगे। और फिर सबमिशन कर दोगे ऑफ द सेम टू अ कॉर्पोरेट पर्सन विद इन 45 days ऑफ सच अप्रूवल। ठीक है ना, टू अ कॉर्पोरेट पर्सन, यहां पे कॉर्पोरेट पर्सन नहीं आएगा, सबमिटेड ऑफ सबमिशन ऑफ द सेम, यहां पे आ जाएगा बाय अ कॉर्पोरेट पर्सन। इन्होंने थोड़े गलत, कॉर्पोरेट पर्सन को सबमिट थोड़ी ना करना है, कॉर्पोरेट पर्सन सबमिट करेगा किसको, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को। कितने दिनों के अंदर, 45 दिनों के अंदर ऑफ सच अप्रूवल। फिर क्या किया जाएगा, वेरीफाई किया जाएगा क्लेम्स वेरीफाई किए जाएंगे कितने दिनों के अंदर, देखो विद इन 30 days फ्रॉम द लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ क्लेम्स एंड प्रिपरेशन ऑफ लिस्ट ऑफ स्टेक होल्डर्स, विद इन 45 days फ्रॉम द लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ क्लेम्स। अब जिस दिन आपने पब्लिक अनाउंसमेंट करी थी, कहां पे पब्लिक अनाउंसमेंट करी थी, देखो ये वाली, कि भैया क्लेम दे दो सारे के सारे, तो क्या किया जाएगा, वेरीफाई किया जाएगा सभी क्लेम्स को कितने दिनों के अंदर, पूरी जिंदगी नहीं है इसके लिए, सिर्फ 30 दिन का टाइम है आपके पास, सिर्फ 30 days का टाइम है। फ्रॉम कब से, देखो फॉर्म लिखा हुआ है, फ्रॉम है बेटा ये, फ्रॉम द लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ क्लेम्स, जिस दिन लास्ट डेट थी, जिस दिन आपके सारे के सारे क्लेम रिसीव हो जाने चाहिए थे, उसके 30 दिन के अंदर आप क्या करोगे, सारे क्लेम्स को वेरीफाई करोगे। और उनको वेरीफाई करने के बाद आप एक लिस्ट प्रिपेयर करोगे अलग अलग स्टेक होल्डर्स की, कितने दिनों के अंदर, विद इन 45 days फ्रॉम द लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ क्लेम। तो देखो ये अगर है लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ क्लेम ऑफ रिसिप्ट ऑफ क्लेम, तो उसके 30 दिन के अंदर आप क्या करोगे, उसके 30 दिन के अंदर आप क्या करोगे, वेरीफाई करोगे क्लेम्स को, वेरीफाई ऑल क्लेम्स। और फिर उसी के, अगर मैं यहां से करूं, उसी के 45 days के अंदर क्या करोगे, प्रिपेयर करोगे, प्रिपेयर लिस्ट ऑफ स्टेक होल्डर्स। क्या बात समझ आ रही है, ऐसे चार्ट बना लिया करो अपने आप बीच में, ठीक है ना। फिर आप ओपन करोगे एक बैंक अकाउंट, किसके नाम पे, कॉर्पोरेट पर्सन, जो भी कंपनी का नाम है या एलएलपी का नाम है उसके नाम पे, और फॉलोड बाय द वर्ड, और लास्ट में क्या होना चाहिए, इन वॉलंटरी लिक्विडेशन। बताना पड़ेगा चीख के कि भैया अब ये वॉलंटरी लिक्विडेशन के दौरान चल रही है, अब ये बंद होने वाली है। किसमें, एक अच्छे से शेड्यूल्ड बैंक के अंदर, जहां पे आप सारे के सारे पैसे आपके पास आएंगे ड्यू टू कॉर्पोरेट पर्सन फॉर द रिसिप्ट ऑफ ऑल मनी इज ड्यू
टू द कॉर्पोरेट पर्सन, यानी कि कुछ भी एसेट बेच के जो पैसा आएगा वो रिसिप्ट भी यहीं पे होगी, और अगर पेमेंट कोई करनी होगी कॉर्पोरेट पर्सन को अपने क्रेडिटर्स या स्टेक होल्डर्स को, वो भी यहीं से होगी। फिर क्या किया जाएगा, सेल की जाएंगी एसेट्स, अलग अलग जगह से मनी रिकवर किया जाएगा जो भी कॉर्पोरेट पर्सन को लेना था। फिर रियलाइजेशन ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल, अगर कोई कैपिटल अनकॉल्ड थी अब तक, जो अब तक आपने मंगवाई नहीं थी, अब वो मंगवा लो अलग अलग कॉन्ट्रीब्यूटरी से। फिर और अनपेड कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन, अनकॉल्ड कैपिटल का ही दूसरा नाम है। फिर आप क्या कर दोगे, जितना पैसा आपके पास इकट्ठा हो गया है इस पॉइंट एच के अंदर, फिर आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे फ्रॉम रियलाइजेशन विद इन 6 मंथ्स। कितने दिन के अंदर आपको डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, 6 महीने के अंदर। जिस दिन आपको रिसिप्ट हो गया था अमाउंट, यही अब उसको रख के आप साल भर ब्याज बनाओगे, आपको 6 महीने के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना होगा सारे अलग अलग लोगों को। और फिर क्या होगा, सबमिट कर दोगे फाइनल रिपोर्ट बाय द लिक्विडेटर टू द कॉर्पोरेट पर्सन। यहां पे जो फाइनल रिपोर्ट अब बनाई जाएगी, सब तामझाम करने के बाद लिक्विडेटर कहेगा लो जी, सबमिट करेंगे बाय द लिक्विडेटर टू द कॉर्पोरेट पर्सन, कॉर्पोरेट पर्सन को, आरओसी को और बोर्ड को। लिक्विडेटर क्या करेगा बेटा, लिक्विडेटर 3 लोगों को देगा। एक किसको देगा, सबसे पहले करेगा कॉर्पोरेट पर्सन को जो भी लिक्विडेट हो रही है, फिर उसके आरओसी को, और बैंक्रप्सी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया को। एंड एप्लीकेशन देगा एनसीएलटी को फॉर द डिसोल्यूशन। देखो रिपोर्ट किसको सबमिट कर रहा है, इन 3 लोगों को, और एप्लीकेशन किसको दे रहा है, एप्लीकेशन दे रहा है एनसीएलटी को डिसोल्यूशन के लिए। और फिर सबमिशन ऑफ एनसीएलटी ऑर्डर रिगार्डिंग द डिसोल्यूशन टू द कंसर्न्ड आरओसी। और जैसे ही वहां से एक ऑर्डर आ जाएगा एनसीएलटी का कि करो दो इसको डिसॉल्व, देन वो क्या करेगा, अपनी आरओसी के पास जाएगा और विद इन 14 दिन क्या कर देगा, सबमिट करा देगा आरओसी का ऑर्डर, एनसीएलटी का ऑर्डर, और उसके बाद क्या हो जाएगा, वो डिसॉल्व हो जाएगा, उसका राम राम सत्य हो जाएगा पूरे तरीके से। अच्छा एक चीज़ और बता दूं आपको, यहाँ पे गलत नहीं है, ये सही है, यहाँ पे मैं गलत हूँ और इसको एडमिट करने में मुझे कोई शर्म नहीं है। वो थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई थी, सॉरी यहाँ नहीं, ये, क्योंकि यहाँ पे देखो ना, प्रीलिमिनरी रिपोर्ट कौन बनाएगा, बाय लिक्विडेटर, लिक्विडेटर, और ये किसको सबमिट करेगा, कहाँ गया, टू अ कॉर्पोरेट पर्सन, कॉर्पोरेट पर्सन को सबमिट करेगा, क्योंकि कॉर्पोरेट पर्सन तो यहाँ पे खुद अपने आप को लिक्विडेट कर रहा है ना, तो उसको सबमिट करनी पड़ेगी। बस यहाँ पे वो वाली बात लिखी गई है। आप प्लीज इसको प्रोसेस को पूरे अच्छे तरीके से याद कर लेना। आई होप मैंने ठीक तरीके से समझाया होगा। आपको जहां चार्ट बनाने की जरूरत लगेगी, प्लीज चार्ट बनाने में भी कोई लापरवाही करनी है आप लोगों को, ओके। देन उसके बाद आइए अगला, अब रेगुलेशंस की बात आ गई है, यानी कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया वॉलंटरी लिक्विडेशन प्रोसेस रेगुलेशन 2017 में क्या बातें लिखी हुई हैं, आइए जरा देखते हैं। तो देखो रेगुलेशन में स्टार्टिंग में जो ये चीज दे रखी है, मैं कह रहा हूं ये डिट्टो सेम टू सेम है, कुछ चेंजेस के साथ। कुछ चेंजेस कौन कौन से हैं जरा देखो। देखो क्या लिखा हुआ है रेगुलेशन 1 के अंदर, यहां पे विदाउट प्रिजुडिस टू दी सेक्शन 59 सबसेक्शन 2। देखो सेम बातें वहां पे लिखी हुई हैं, तो उन सेक्शंस को ओवरराइड नहीं कर सकती है रेगुलेशन, ये बात बोल रहा है। विदाउट प्रिजुडिस टू सेक्शन 59 सबसेक्शन 2, यानी कि 59 सबसेक्शन 2 को ओवरराइड नहीं कर सकती है ये रेगुलेशन। लिक्विडेशन प्रोसीडिंग्स ऑफ अ कॉर्पोरेट पर्सन शैल मीट द फॉलोइंग कंडीशंस। क्या क्या कंडीशंस है, आइए जरा देखते हैं। वो जो ऊपर आपने पढ़ी थी, ये 59 सबसेक्शन 2 कहां है, कहां है, कहां है, ये देखो, ये देखो प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट जो है और उसके अंदर जो कंडीशंस है, वो देखो सारी की सारी चीजें यहां पे रिपीट हो रही हैं। यहां पे इसको ये चीज ओवरराइड नहीं कर पाएगी, और देखना आपको मोर और लेस वो सिमिलर लगेगी। सबसे पहले क्या है, डिक्लेयर करेंगे कौन, मेजॉरिटी ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर, क्योंकि देखो जो एलएलपीज होती हैं इट इज अ कॉर्पोरेट एंटिटी, और उसमें बेटा डायरेक्टर्स नहीं होते, उसमें पार्टनर्स होते हैं जो उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो इस केस में कौन डिक्लेरेशन देगा, मेजॉरिटी ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर्स अगर कॉर्पोरेट पर्सन एक एलएलपी है, और मेजॉरिटी ऑफ इंडिविजुअल कंस्टिट्यूटिंग द गवर्निंग बॉडी इन केस ऑफ अदर कॉर्पोरेट पर्सन। अदर कॉर्पोरेट पर्सन क्यों यूज किया है, सिंपल कंपनी बोलो, और इंडिविजुअल्स कंस्टिट्यूटिंग गवर्निंग बॉडी मतलब क्या है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ऑब्वियस सी बात है, एज द केस में बी। और साथ में क्या करें, देखो वेरीफाइड बाय एन एफिडेविट, ऊपर हमने पढ़ा था ना कि डिक्लेरेशन होनी चाहिए, और डिक्लेरेशन आप हवा में नहीं करोगे, एक एफिडेविट के साथ करोगे कि जो मैं कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा, मेरे पास झूठ बोलने की कोई वजह नहीं है, सब बोलना पड़ेगा। और क्या आप करोगे, वही चीजें, ये देखो ये 2 पॉइंट बिल्कुल सेम टू सेम है कि भैया हमने सारी इंक्वायरी कर ली है कि कंपनी में या तो कोई डेप्ट है नहीं, और अगर है तो हम अपनी एसेट्स बेच के इतना आराम से ले लेंगे कि सारे डेप्ट्स को हम चुका सकते हैं। और दूसरी चीज कि कंपनी लिक्विडेट सर हम अपनी मर्जी से कर रहे हैं, किसी को डिफ्रॉड करने की नियत से नहीं कर रहे हैं। कॉर्पोरेट पर्सन इज नॉट बीइंग लिक्विडेटेड टू डिफ्रॉड एनी पर्सन, ये बात कही गई है।
उसके बाद आता है क्लॉज नंबर बी, सॉरी रेगुलेशन, हाँ क्लॉज नंबर बी आ गया, डिक्लेरेशन अंडर सब क्लॉज ए शैल बी अकॉम्पनीड विद द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। अब डॉक्यूमेंट्स क्या हैं? अरे ये तो काफी अलग अलग डॉक्यूमेंट्स है सर, हमने तो कभी देखा नहीं। अरे मेरी वॉइस के अंदर का सरकाज़म देखो, सब कुछ सेम टू सेम है। ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ऑपरेशन, कब के? अच्छा पिछले 2 साल के, या फिर पीरियड ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जो भी इनमें से ज्यादा है। एक रिपोर्ट देनी पड़ेगी किसकी? वैल्यूएशन ऑफ असेट्स की। कौन प्रिपेयर करेगा? एक रजिस्टर्ड वैल्यूअर। फिर 4 वीक के अंदर ऑफ द डिक्लेरेशन आप क्या करोगे? 4 वीक्स के अंदर आपको एक रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, फिर रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। ऑलमोस्ट देखना यार, सब कुछ सेम टू सेम है, क्यों अपने आप को कॉम्प्लिकेट कर रहे हो? इस पॉइंट में छोटे से चेंजेस है, बट वो बहुत हार्डकोर चेंजेस नहीं है। आप सिर्फ वही याद कर लेना, आपके लिए काफी होगा। आप इतना ही याद कर लो, आपके लिए मोर देन सफिशिएंट होगा। इतने डिटेल में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी हम लोग एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हैं, टाइम की कमी है, आप लोगों को इरिटेशन होगी अगर मैं वीडियो लंबी बनाऊंगा, ठीक है ना। इस वजह से मैं चाहता हूं कि जो बिल्कुल एग्जाम के लिए एकदम कोर जरूरत है ना, सिर्फ उसको करें, रेपिटेटिव चीजों में अपना टाइम वेस्ट ना करें। फिर अगर 2/3 की वैल्यू की क्रेडिटर की वो चाहिए होगी, ये भी आप कर लोगे, ये भी कर लोगे। सब कुछ रिपीट हुआ है, कुछ भी नया नहीं है, सब कुछ रिपीटेड है। फिर उसके बाद है इफेक्ट ऑफ लिक्विडेशन। अब लिक्विडेशन होगा तो होगा क्या? द कॉर्पोरेट पर्सन शैल फ्रॉम द लिक्विडेशन कमेंसमेंट डेट, जिस दिन लिक्विडेशन शुरू हो जाएगी। देखो लिक्विडेशन में लगता है टाइम, ऐसे नहीं है रातों रात हो जाता है कि बोला और हो गया। भाई ये कितनी बड़ी कंपनी है, कॉर्पोरेट एंटिटी है बेटा, उसको लिक्विडेट, उसको उसके असेट्स को बेचना, फिर उसको क्या करना, जितने क्रेडिटर्स हैं, जितने भी थर्ड पार्टी स्टेक होल्डर्स हैं, उनको पैसे देना, इन चीज़ों में टाइम लगता है। तो जिस दिन कॉर्पोरेट पर्सन शेल फ्रॉम द लिक्विडेशन कमेंसमेंट डेट, उस दिन से वो क्या कर देगा? सीज कर देगा अपने बिजनेस ऑपरेशंस को, एक्सेप्ट एज फार एज रिक्वायर्ड फॉर द बेनिफिशियल वाइंडिंग अप ऑफ द बिजनेस। सिर्फ किस केस में कैरी ऑन कर सकता है लिक्विडेटर? सिर्फ तब कर सकता है जब उसको लगता है कि कुछ दिन अगर बिजनेस चलेगा, मान लेते कोई प्रोजेक्ट है जो बेटा अभी ऑलरेडी चल रहा है, जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अभी कोई काम चल रहा है, कोई ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है, और उसकी पेमेंट ही तब मिलेगी जब वो कंप्लीट होगा। तो 2 महीना 3 महीना जितने टाइम के लिए चलाना है, उतने टाइम के लिए लिक्विडेटर कंट्रोल कर सकता है, चला सकता है, फॉर द बेनिफिशियल वाइंडिंग अप ऑफ द बिजनेस। A corporate person shall continue to exist until it is dissolved. वैसे कॉर्पोरेट पर्सन बिजनेस करना बंद कर देगा, बट वो बुक्स उसके अंदर आरओसी की रिकॉर्ड्स के अंदर वो एग्जिस्ट करेगा जब तक उसे डिसॉल्व ना किया जाए। मैंने बताया ना, डिसॉल्व इज द फाइनल स्टेज। वो जो मुखाग्नि कहते हैं ना, जब हमारे हिंदू रिचुअल्स के अंदर जब कोई मर जाता है, उसके बाद उसको, उसके मरने के बाद उसके वो मतलब एक तरीके से जलाने की जो रस्म होती है, उस केस को कहते हैं यहाँ पे डिसोल्यूशन। आप ऐसे समझिए, फाइनल स्टेज। फिर अपॉइंटमेंट क्या करोगे आप लिक्विडेटर का? बहुत जल्दी आए। एन इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को आप अपॉइंट करोगे एज कॉर्पोरेट पर्सन बाय अ कॉर्पोरेट पर्सन इफ इज नॉट एलिजिबल अंडर रेगुलेशन 6। मतलब देखो, अच्छा शेल नॉट भी लिखा है ना, कि शेल वो अपॉइंट नहीं होगा अगर वो एलिजिबल नहीं है, सब रेगुलेशन 6 के अकॉर्डिंग। देन रेजोल्यूशन पास्ड अंडर रेगुलेशन 32C एंड, यार क्या बेकार बातें हैं आप, प्लीज ये रेपिटेटिव चीजें हैं, मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूं अभी कराने के लिए। एलिजिबिलिटी ऑफ अपॉइंटमेंट एज लिक्विडेटर, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, आप इसको पढ़ेंगे और इसको याद भी करेंगे, ठीक है। आइए जरा देखते हैं क्या है, कितना बचा है ये। अरे बाप रे बाप, बहुत बड़ा यार, बहुत बड़ा। कोई बात नहीं, करेंगे हम। देखो, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल शैल बी एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज अ लिक्विडेटर अगर इफ ही एंड एवरी पार्टनर और डायरेक्टर ऑफ द इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एंटिटी ऑफ विच ही इज अ पार्टनर और डायरेक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर। यानी कि जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल है, अगर वो देखो इंडिविजुअल है तो वो खुद, अगर वो किसी फर्म के साथ, उसकी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी है, सॉरी एंटिटी है, उसके साथ उसका हर पार्टनर या उस एंटिटी का हर डायरेक्टर क्या है? इंडिपेंडेंट है। किससे? कॉर्पोरेट पर्सन से, जो विच इज सब्जेक्ट टू द लिक्विडेशन। और एक पर्सन को हम कब कहेंगे कि वो इंडिपेंडेंट है? आ गई वो ऑडिटर डायरेक्टर वाला सारा सीन आ गया यहाँ पे, क्या कि ही इज एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ द बोर्ड। यानी कि इंडिपेंडेंस इतनी कमाल की होनी चाहिए, जो रिक्वायरमेंट्स इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए थी वही रिक्वायरमेंट इसके लिए आ जाएगी, ठीक है जी। वेयर द कॉर्पोरेट पर्सन इज अ कंपनी, वो रिलेटेड पार्टी नहीं है कॉर्पोरेट पर्सन का, ही हैज नॉट बीन एन एम्प्लॉय और प्रोप्राइटर और पार्टनर। इस कंपनी का जो लिक्विडेट हो रही है, ना तो इसका एम्प्लॉय था, ना कभी प्रोप्राइटर रहा है, ना ही कभी पार्टनर रहा है। फिर उसके बाद ऑफ अ फर्म, ये देखो लिखा हुआ है ना, हैज नॉट बीन एन एम्प्लॉय और प्रोप्राइटर ऑफ अ पार्टनर। अब देखो ये किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा है? ये इसके कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा है। यानी कि ना तो वो कभी एम्प्लॉय रहा,
ना तो कभी प्रोप्राइटर रहा, ना कभी पार्टनर रहा। किसका? उस फर्म का, फर्म ऑफ ऑडिटर्स का या सेक्रेटेरियल ऑडिटर्स का, जो कि कॉर्पोरेट पर्सन के लिए क्या करते थे, उनके लिए काम करते थे। यानी कि जो ऑडिटर्स, सेक्रेटेरियल ऑडिट या फिर स्टैट्यूटरी ऑडिट या फिर कॉस्ट ऑडिट के लिए जो फर्म्स अपॉइंट होती है, ना तो उस फर्म का कभी वो पार्टनर रहा, ना प्रोप्राइटर रहा, ना ही कभी वो एम्प्लॉय रहा। या फिर लीगल या कंसल्टिंग फर्म है कोई, दैट हैज़ और हैड एनी ट्रांजेक्शन विद द कॉर्पोरेट पर्सन, जो कि उस पर्टिकुलर जो लीगल कंसल्टिंग फर्म है उसके टर्नओवर से 10% से ज़्यादा ना अगर हुआ, अगर ज़्यादा हुआ तो वो अपॉइंट नहीं किया जा सकता है एज लिक्विडेटर। अगर कम हुआ तो वो अपॉइंट किया जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये लिमिट कब तक है? पिछले 3 साल के लिए देखना है सिर्फ। यानी कि ये जो कंडीशंस हैं ये पिछले 3 साल की देखनी है, उससे ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है। फिर इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल शैल नॉट बी एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज अ लिक्विडेटर इफ ही or the insolvency professional entity of which he is a partner or director is under restraint order of the board। यानी कि उनको रोका गया है, जानबूझ के रोका गया है। किसने? इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एंटिटी ने, जिसके वो पार्टनर हैं, कि वो काम नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज़ के लिए भी आप नहीं कर सकते हो। और लिक्विडेटर को क्या करना पड़ेगा? डिस्क्लोज करना पड़ेगा एग्जिस्टेंस ऑफ एनी पेक्यूनरी और पर्सनल रिलेशनशिप। पेक्यूनरी यानी कि बिजनेस से रिलेटेड कोई रिलेशनशिप पैसों के टर्म्स में, या कोई पर्सनल रिलेशनशिप अगर है उस कॉर्पोरेट पर्सन से, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इस फैक्ट को डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है ना? जैसे ही उसको पता चलता है इस बारे में, टू द बोर्ड एंड रजिस्ट्रार। किस किस को करेगा? एक तो बोर्ड को, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड को, और रजिस्ट्रार को। और फिर इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल शैल नॉट कंटिन्यू एज अ लिक्विडेटर, नहीं करेगा वो कंटिन्यू एज अ लिक्विडेटर। कब? इफ द इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एंटिटी ऑफ विच ही इज अ पार्टनर और डायरेक्टर और एनी अदर पार्टनर और डायरेक्टर ऑफ सच प्रोफेशनल एंटिटी रिप्रेजेंट्स एनी अदर स्टेक होल्डर इन द सेम लिक्विडेशन। प्लीज आप लोग खुद रीड करना, आई एम गेटिंग इरिटेटेड। एक ही चीज़ बार बार रिपीट होती है ना तो गुस्सा आ जाता है। आप प्लीज़ इसको रीड कर सकते हैं और आई थिंक समझ भी सकते हैं, पर ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, आप इसको अच्छे से याद करके जाएंगे। फिर उसके बाद अगला स्टेप क्या आता है बेटा? अगला पॉइंट है रिपोर्टिंग। लिक्विडेटर क्या करेगा? प्रिपेयर करेगा और सबमिट करेगा। क्या क्या? सबसे पहले प्रीलिमिनरी रिपोर्ट, फिर एनुअल स्टेटस, पूरे साल की जो स्टेटस है उसकी रिपोर्ट, मिनट्स किसकी? जो भी उसने कंसल्टेशन करी है अलग अलग स्टेक होल्डर से उनके साथ, और लास्ट में एक फाइनल रिपोर्ट करेगा। तो 4 चीज़ें याद कर लेना। लिक्विडेटर कौन कौन सी रिपोर्ट बेटा प्रिपेयर करेगा और सबमिट करेगा? सबसे पहले है प्रीलिमिनरी, फिर है एनुअल स्टेटस, फिर कौन सी है? मिनट्स, जो भी उसने कंसल्टेशन करी है स्टेक होल्डर से, और लास्ट में क्या होगा? फाइनल रिपोर्ट। शुरुआत किससे होगी? प्रीलिमिनरी से। एंड किससे होगा? फाइनल से। सब्जेक्ट टू अदर प्रोविजन ऑफ दीज रेगुलेशन, लिक्विडेटर को क्या करना पड़ेगा? रिपोर्ट्स एंड मिनट्स रेफर्ड टू अंडर सब रेगुलेशन 1, यानी कि ये जो सारी की सारी हैं, इन इलेक्ट्रॉनिक और फिजिकल फॉर्म देना पड़ेगा। ऑन रिसिप्ट ऑफ एन एप्लीकेशन इन राइटिंग, अगर किसी ने एप्लीकेशन दी है राइटिंग में, अगर उसको इन रिपोर्ट्स की जरूरत है तो लिक्विडेटर मना नहीं कर सकता, उसको रिपोर्ट देनी पड़ेगी। कॉस्ट ऑफ मेकिंग सच रिपोर्ट अवेलेबल टू इट एंड एन अंडरटेकिंग फ्रॉम द स्टेक होल्डर दैट इट शैल बी मेड कॉन्फिडेंशियलिटी। आप उससे कॉस्ट भी रिकवर कर सकते हो उस रिपोर्ट को, मतलब जो भी फोटो स्टेट्स वगैरह से रिलेटेड कॉस्ट है उसको प्रोवाइड करने के लिए। और फिर क्या करना पड़ेगा? बट एक इंश्योर करवाना पड़ेगा कि भैया अगर मैं आपको रिपोर्ट दे रहा हूं, जो भी स्टेक होल्डर ने उससे रिपोर्ट ली है, कॉपी जो उसकी ली है, वो कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करके रखेगा, ये उसका फर्ज है। प्रूफ ऑफ क्लेम, अ पर्सन हु क्लेम्स टू बी अ स्टेक होल्डर, अगर कोई पर्सन है जो वॉलंटरी लिक्विडेशन में कह रहा है कि भैया मैं एक स्टेक होल्डर हूं, उसको प्रूव करना पड़ेगा उसका क्लेम कि भैया वाकई में है या फिर रैंडमली आ गया बहती गंगा में हाथ धोने। फॉर डेप्ट और ड्यूज टू हिम, इंक्लूडिंग अगर कोई इंटरेस्ट भी है चलेगा, एज ऑन द लिक्विडेशन कमेंसमेंट डेट, लिक्विडेशन जिस दिन शुरू हुई है उस दिन के दौरान, उस दिन या उससे पहले अगर वो था, कोई दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल प्रूफ कर सकते हो अपने क्लेम को और आके आप आराम से लाइन में लग सकते हो, आपको भी पैसा मिल जाएगा। केक कटेगा तो सब में बटेगा। फिर उसके बाद वेरिफिकेशन करेगा क्या? अलग अलग क्लेम्स की। तो लिक्विडेटर शैल वेरीफाई द क्लेम्स सबमिटेड। कितने दिन का टाइम है? लिक्विडेटर सिर्फ 30 दिन के अंदर क्या करना पड़ेगा? लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ क्लेम्स, या तो एडमिट कर लेगा या फिर रिजेक्ट कर देगा क्लेम को, है ना, एज पर सेक्शन 40 ऑफ द कोड। यानी कि उसके पास ऑप्शन है कि या तो वो क्लेम को क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा, एडमिट करेगा या फिर रिजेक्ट कर देगा। अ क्रेडिटर में अपील, पर अगर उसने रिजेक्ट कर दिया, लेट सपोज किसी क्लेम को रिजेक्ट कर दिया, तो जो क्रेडिटर है वो क्या कर सकता है? अपील कर सकता है। कहाँ पे? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी पे, कि भैया ये डिसीजन लिया लिक्विडेटर ने वो सही नहीं लिया है, मेरा जो क्लेम है इसको एक्सेप्ट करना चाहिए था। और कैसे करेगा? एप्लीकेशन के साथ, अपील के साथ वो क्या कर देगा? अपने प्रूफ्स, एविडेंसेस देगा कि देखो भैया ये चीजें हैं मेरे पास, मैं वाकई में एक सही क्लेम करने का हकदार हूं। फिर आती है मैनर ऑफ सेल। अब बेचा बाची कैसे की जाएगी असेट्स की, आइए जरा देखते हैं। लिक्विडेटर में वैल्यू एंड सेल द असेट्स ऑफ द कॉर्पोरेट पर्सन इन द मैनर एंड मोड अप्रूव्ड बाय द कॉर्पोरेट पर्सन।
इन कंप्लायंस विद प्रोविजन इफ एनी एप्लीकेबल स्टैच्यू। वही जो मैनर प्रोवाइड किया है किसने, कॉर्पोरेट पर्सन ने जो मैनर प्रोवाइड किया है इन कंप्लायंस, और कॉर्पोरेट पर्सन ने ऐसी कुछ भी प्रोवाइड नहीं कर दिया होगा। वो जो मैनर और मोड कॉर्पोरेट पर्सन ने प्रोवाइड किया है वो कंप्लायंस में होना चाहिए विद द प्रोविजंस ऑफ द एप्लीकेबल स्टैच्यू। जो भी लॉ उसके ऊपर एप्लीकेबल होता है उस पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड, वो लॉ उसे फुलफिल करना है। फिर उसके बाद है हमारा अब ये चीजें करते हैं। आइए, प्रोसीड्स ऑफ लिक्विडेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोसीड्स। अब जो लिक्विडेशन असेट सेल करने के बाद जो भी पैसा आया है, अब उसको आप पहले पैसे आएंगे आपके पास और उसके बाद आप क्या करोगे, उसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे टू दी डिफरेंट शेयर होल्डर्स, स्टेक होल्डर्स। आइए जरा देखते हैं हम लोग क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं। लिक्विडेटर शैल डिस्ट्रीब्यूट द प्रोसीड्स फ्रॉम रियलाइजेशन। कितने दिन के अंदर, ऊपर मैंने आपको पहले ही बता रखी हैं चीजें, 6 महीने के अंदर। आप पूरी जिंदगी नहीं है आपके पास, जिस दिन आपके पास पैसे आ गए उसके 6 महीने के अंदर फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ द अमाउंट आप स्टेक होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। अपनी लिक्विडेशन की जो कॉस्ट है उसे पहले डिडक्ट कर लेना, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन करना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये ओवरऑल बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए आप लोग याद करके जाएंगे कि कुछ भी पेमेंट करने से पहले लिक्विडेटर क्या करेगा, अपनी कॉस्ट माइनस कर ले भाई तू। लिक्विडेशन कॉस्ट शैल बी डिडक्टेड बिफोर सच डिस्ट्रीब्यूशन इज मेड। फिर क्या होगा, लिक्विडेटर चाहे तो विद द अप्रूवल ऑफ कॉर्पोरेट पर्सन विच इज सब्जेक्ट मैटर टू द वॉलंटरी लिक्विडेशन, उसको अप्रूवल लेके डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है अमंग द शेयर होल्डर एन असेट दैट कैन नॉट बी रेडिली और एडवांटेजेसली सोल्ड ड्यू टू पेक्यूलियर नेचर और अदर स्पेशल सर्कमस्टांसेस। किसी कारणवश मान लेते कोई एसेट है, कोई लैपटॉप है जो बिका ही नहीं मार्केट में, तो उसने क्या कहा, उसने रिक्वेस्ट करी किससे, कॉर्पोरेट पर्सन से, कि यार ये मार्केट में बिक नहीं रहा, पर हाँ एक बंदा है आपका क्रेडिटर मिस्टर ए, वो लेने को तैयार है, तो क्या मैं उसके हक का उतना दे दूं। उसने कह दिया अगर हाँ, तो भैया 3 पॉइंट ये दे रखा है फिर कंप्लीशन ऑफ लिक्विडेशन, द लिक्विडेटर शैल एंडवर का मतलब है कोशिश करनी है, टू कंप्लीट द लिक्विडेशन प्रोसेस ऑफ द कॉर्पोरेट पर्सन। कितने दिन के अंदर, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से देखो मैंने आपको बता दिया है, ये जो प्रोसीड्स ऑफ लिक्विडेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोसीड्स, ये पूरा का पूरा टॉपिक ही बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर जितने सब टॉपिक्स आ रहे हैं कुछ भी मिस मत करना। लिक्विडेशन कितने दिन के अंदर कंप्लीट होनी चाहिए, विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द लिक्विडेशन कमेंसमेंट डेट। जिस दिन लिक्विडेशन शुरू हुई है उसके 12 महीने के अंदर आपको क्या करना है, लिक्विडेशन प्रोसेस को खत्म करना है। अगर इन द इवेंट ऑफ लिक्विडेशन प्रोसेस कंटिन्यूइंग फॉर मोर देन 12 मंथ्स, अगर 12 महीने से ज्यादा लग रहे हैं तो लिक्विडेटर को क्या करना है, लिक्विडेटर को फिर एक मीटिंग करनी पड़ेगी किसकी, कॉन्ट्रीब्यूटरीज ऑफ कॉर्पोरेट पर्सन। कॉन्ट्रीब्यूटरीज यानी कि जो भी कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं किसमें, कॉर्पोरेट पर्सन, यानी कि कॉन्ट्रीब्यूटरीज एक तरीके से समझ लो शेयर होल्डर्स जो थे वो कॉन्ट्रीब्यूटरीज है। कितने दिनों के अंदर, 15 दिनों के अंदर। किस दिन से 15 दिनों के अंदर, जिस दिन 12 महीने तुम्हारे खत्म हुए थे ना उसके 15 दिन के अंदर एक मीटिंग करनी पड़ेगी, फ्रॉम द एंड ऑफ द 12 मंथ्स फ्रॉम द लिक्विडेशन कमेंसमेंट डेट एंड एट द एंड ऑफ एवरी सक्सीडिंग 12 मंथ्स टिल डिसोल्यूशन ऑफ द कॉर्पोरेट पर्सन। यानी कि अगर लेट सपोज, इसका मतलब समझो देखो मैं आपको बताता हूं, ये है लिक्विडेशन कमेंसमेंट डेट। इसके 12 महीने के अंदर आपको क्या करना है, लिक्विडेशन कंप्लीट हो जानी चाहिए। अगर लिक्विडेशन कंप्लीट नहीं हो पाती है देन आपको क्या करना पड़ेगा, इसके 15 डेज के अंदर आपको क्या करनी पड़ेगी, मीटिंग करनी पड़ेगी, मीटिंग ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटरीज। अगर मान लो मीटिंग ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटरीज कर रही, आपने परमिशन ले ली और आप लिक्विडेशन को आगे बढ़ा रहे हो, मान लो आपको अगले 12 महीने और लग गए, फिर इसके बाद अगेन आपको दोबारा 15 दिन के अंदर क्या करना पड़ेगा, एक मीटिंग रखवानी पड़ेगी कॉन्ट्रीब्यूटरीज की। ये कह रहा है ये, कितना भी टाइम लगे कोई दिक्कत नहीं है, पर हाँ कॉन्ट्रीब्यूटरीज की मीटिंग आपको एवरी 15 डेज के अंदर अंदर करवानी होगी, जिस दिन भी आपके 12 महीने खत्म हो जाया करेंगे उसके। बट यार अगर आप अच्छे लिक्विडेटर हो गए ना तो 12 महीने आपके लिए सफिशिएंट होने चाहिए, अनटिल एंड अनलेस बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन ना हो। और फिर क्या करेगा, और लिक्विडेटर को और क्या करना पड़ेगा, शैल प्रेजेंट एन एनुअल स्टेटस रिपोर्ट। हर साल आप टाइम ले तो रहे हो बट बेटा आपको बताना पड़ेगा आपने करा किया है। एनुअल स्टेटस रिपोर्ट जिसमें इंडिकेट करेंगे कि प्रोग्रेस क्या हुई है लिक्विडेशन में। इसमें आप सब चीजें दे दोगे कि कौन कौन सी लिस्ट ऑफ स्टेक होल्डर्स है जिनका सेटलमेंट हो चुका है, कोई डिटेल्स ऑफ एनी एसेट जो अभी भी रिमेन टू बी सोल्ड एंड रियलाइज, जो अभी तक बिकी नहीं है, आपने बेच ही नहीं पाए हो, डिस्ट्रीब्यूशन आपने स्टेक होल्डर्स को क्या क्या किया है, कैसे कैसे किया है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अनसोल्ड एसेट मेड टू द स्टेक होल्डर्स। ये जो यहाँ पे पॉइंट नहीं था
ये वाला कि अगर आपने कोई एसेट बेच नहीं पाए और आपने किसी स्टेक होल्डर को दे दिए तो उसकी डिटेल्स देनी पड़ेंगी। डेवलपमेंट ऑफ एनी मटीरियल लिटिगेशन और अगेंस्ट बाय और अगेंस्ट द कॉर्पोरेट पर्सन, जिस दौरान लिक्विडेशन प्रोसेस चल रहा है उस दौरान क्या किसी ने कॉर्पोरेट पर्सन पे केस किया या कॉर्पोरेट पर्सन ने किसी पे केस किया, ये बात बतानी पड़ेगी। फाइल करोगे डेवलपमेंट इन एप्लीकेशन फॉर अवॉइडेंस ऑफ ट्रांजेक्शन इन अकॉर्डेंस विद दिस चैप्टर। इसको रेजिड्यू पॉइंट हटाओ, ये सिर्फ 5 पॉइंट है। मैं कह रहा हूँ ये है भयंकर इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, बेटा हल्के मत लेना, कुछ सोच समझ के बोल रहा हूँ इसलिए अवॉइड करके नहीं जाओगे आप। और एनुअल स्टेटस रिपोर्ट जो आप दोगे, ये वाली जो रिपोर्ट आप दोगे उसको उसके साथ आप एनक्लोज कर दोगे ऑडिटेड अकाउंट्स ऑफ द लिक्विडेशन का जो पूरा ऑडिटेड अकाउंट्स है उनको आप शो करोगे, जिसमें रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स होंगी लिक्विडेशन से रिलेटेड, जब से लिक्विडेशन कमेंसमेंट डेट चालू हुई है। फिर प्रिजर्वेशन ऑफ रिकॉर्ड, कब तक आप रिकॉर्ड्स को प्रिजर्व करोगे, तो लिक्विडेटर शैल प्रिजर्व एक फिजिकल और इलेक्ट्रॉनिक कॉपी ऑफ द सारी रिपोर्ट्स, जितने रजिस्टर है, जितनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, किसके, रेगुलेशन 8 से लेकर 10 तक के ऑफ द पर्टिकुलर कॉर्पोरेट एंटिटी। कितने दिनों के लिए, दिनों के लिए नहीं, सालों के लिए, एटलीस्ट 8 ईयर्स। जब कंपनी डिसॉल्व भी हो जाए उसके 8 सालों तक उसे अपने पास रखनी पड़ेगी, ईदर विद हिमसेल्फ या फिर इंफॉर्मेशन यूटिलिटी, या तो खुद के पास रख लें, अगर उसको लगता है यार मैं स्टोर करना मेरा काम थोड़ी ना है, इसके लिए एक प्रोफेशनल होना चाहिए, तो इंफॉर्मेशन यूटिलिटी के पास आप रखवा लो, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। कितने सालों के लिए, 8 सालों के लिए। फिर इसके बाद है ये फ्लो चार्ट, जिसमें पूरा का पूरा हमारा क्या है, वॉलंटरी लिक्विडेशन का प्रोसेस है। मैं कहूँगा कि ये फ्लो चार्ट आप सेल्फ रीड मार सकते हो, वैसे मुझे पता है मारोगे नहीं, आओ मैं साथ आपके मारता हूँ। जो ऊपर आपने चीज़ें पढ़ी है ना, उसी का नट शेल है पूरा का पूरा। सबसे पहले क्या होगी, सबसे पहले एक बोर्ड मीटिंग होगी। पहली बार आइडिया क्या बात है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, उनको लगता है कि बाबू अब क्या करना है, अब इस कंपनी में चेंजेस होने हैं, यानी कि आप वॉलंटरी लिक्विडेट होने की बारी आ गई है। एक सेकंड जरा पानी पी लेता हूं। कंपनी के अब दिन जा चुके हैं, अब इसको वॉलंटरीली लिक्विडेट करने की बारी आ रही है, तो वो क्या करेंगे, अपनी एक बोर्ड मीटिंग रखेंगे, और उसमें बोर्ड मीटिंग में क्या करते हैं, एक बोर्ड रेजोल्यूशन पास करके अप्रूव कर देते हैं वॉलंटरी लिक्विडेशन। फिर अप्रूव कर देते हैं डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी। डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्व क्या है कि भाई हम सॉल्वेंट है, अपने आप को डिक्लेयर कर दिया। फिर अपॉइंटमेंट करेंगे एक लिक्विडेटर का, एक रजिस्टर्ड वैल्यूअर की। फिर अप्रूव कर देंगे नोटिस ऑफ ईजीएम कंसिडरिंग वॉलंटरी लिक्विडेशन। वो जो मैंने ऊपर आपको बात बताई थी ना कि स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए होगा अगर कंपनी को आप वॉलंटरी लिक्विडेट कर रहे हो, पर सिर्फ नॉर्मल रेजोल्यूशन चल जाएगा अगर कंपनी में ऑलरेडी मेमोरेंडम और आर्टिकल्स में लिखा हुआ है कि कंपनी विद इन आफ्टर पर्टिकुलर इवेंट या फिर पर्टिकुलर टाइम पीरियड वो लिक्विडेट हो जाएगी। वो ईजीएम जो रखेंगे, क्योंकि वो एजीएम तो हो नहीं सकती है, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केसेस की जनरल मीटिंग है ना, तो इसलिए ईजीएम वर्ड यूज किया गया है। फिर क्या है उसके बाद से स्टेप, ये स्टेप आपने सिर्फ पहले नहीं पढ़ा है, कन्वीनिंग ऑफ बोर्ड मीटिंग, बाकी सब आपने पढ़ रखा है। फिर आप फाइल करोगे डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी, किसके साथ, आरओसी के साथ, और साथ में एफिडेविट भी दोगे कि भैया मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स और डेजिग्नेटेड पार्टनर्स एज द केस में भी। फिर आप साथ में क्या दोगे, 2 ईयर्स की ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट दोगे, या फिर डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से जो भी विच एवर इज लेटर। फिर रिपोर्ट ऑफ वैल्यूएशन दोगे जो रजिस्टर्ड वैल्यूअर ने रिपोर्ट बनाई है। फिर आप सेंड करोगे नोटिस ऑफ ईजीएम, कितने, देखो विद इन 4 वीक्स ऑफ फाइलिंग डिक्लेरेशन। फिर क्या होगा, कन्वीन करोगे ईजीएम और उसके अंदर अप्रूव कर दोगे वॉलंटरी लिक्विडेशन। फिर अपॉइंट करोगे लिक्विडेटर को और उसका रेम्यूनरेशन फिक्स करोगे। पर अगर आपका कोई डेप्ट बाकी है, यानी कि अगर आपको कोई पैसे देने अभी भी बाकी है, तो इससे सिर्फ काम नहीं चलेगा, ईजीएम में रेजोल्यूशन पास करने से काम नहीं चलेगा बाबू, आपको क्या चाहिए होगा, अप्रूवल ऑफ क्रेडिटर्स, कितना, एटलीस्ट 2/3 मेजोरिटी के साथ। फिर अच्छा देखो ये 28+7 ये डेज की बात कर रहा है, 28+5, तो इस चीज को याद रखना। फिर टू मेक अ पब्लिक अनाउंसमेंट इन फॉर्म ए, आप फॉर्म ए में क्या करोगे, एक पब्लिक अनाउंसमेंट करोगे, किसमें, इंग्लिश और रीजनल न्यूज़पेपर में, वेबसाइट पे, किसके, कॉर्पोरेट लेटर के, टू बी मेड कितने दिनों में, 5 दिनों में फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट ऑफ हुम, अपॉइंटमेंट ऑफ लिक्विडेटर। टू स्पेसिफाई द लास्ट डेट ऑफ क्लेम, क्लेम का आखिरी दिन कौन सा होगा, उस पब्लिक अनाउंसमेंट में आपको मेंशन करना पड़ेगा कि भैया क्लेम सबमिट कर दो, और क्लेम का आखिरी दिन कब होगा, जिस दिन ये नोटिस पब्लिक अनाउंसमेंट जा रही है, शैल बी 30 days फ्रॉम द लिक्विडेशन कमेंसमेंट डेट, यानी कि लास्ट डेट 30 दिन तक ही होगी जिस दिन लिक्विडेशन कमेंस हुई है उस दिन से। फिर आप इंटीमेट करोगे किसको, रेजोल्यूशन के बारे में, एक बोर्ड को और एक आरओसी को। फिर आप एक बैंक अकाउंट ओपन करोगे किसी शेड्यूल्ड बैंक के अंदर, फॉलोड बाय द वर्ड्स इन लिक्विडेशन,
कि भैया बदनाम हो चुके हैं हम, बंद होने वाले हैं। किस लिए? ताकि आप रिसीव कर पाओ कोई भी रियलाइजेशन का अमाउंट और उसी से आप पेमेंट भी कर दोगे। फिर आप रिसिप्ट करोगे अलग अलग जगह से। क्लेम कहाँ से आएंगे? जो आपने पब्लिक अनाउंसमेंट करी थी उसके वजह से जो क्लेम आएंगे उसकी लिस्ट प्रिपेयर करोगे स्टेक होल्डर्स की। और फिर लास्ट डेट क्या होगी? विद इन 30 डेज फ्रॉम द इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट आपको करना होगा। ऊपर मैंने चार्ट बनवा रखा है। फिर सबमिट करे, अरे यार आई एम सॉरी। फिर जो लिक्विडेटर है वो सबमिट करेगा एक प्रीलिमिनरी रिपोर्ट कितने दिनों के अंदर? विद इन 45 डेज, जिस दिन वॉलंटरी लिक्विडेशन कमेंसमेंट स्टार्ट हुई है। फिर वो डिस्ट्रीब्यूट कर देगा असेट्स विद इन 6 मंथ्स, 6 महीने के अंदर कर देना, पूरी जिंदगी नहीं है पे करने के लिए, फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ द अमाउंट टू स्टेक होल्डर्स। फिर कंप्लीट कर देगा लिक्विडेशन 12 महीने के अंदर। उसे पूरा एंडेवर दिखाना है कि भैया हम 12 महीने के अंदर खत्म कर देंगे। बट अगर 12 महीने के अंदर नहीं कर पाता है तो फिर उसे क्या करना पड़ेगा? 15 दिन के अंदर एक कॉन्ट्रीब्यूटरीज की मीटिंग करनी पड़ेगी और उसमें अप्रूव करवाएगा कि मुझे और थोड़ा टाइम चाहिए। और हर 12 महीने के बाद उसे ये 15 दिन के अंदर एक मीटिंग करवानी होगी। यार प्लीज, उसके बाद आप ये आप समझदार बच्चे हो, प्लीज आप इसे खुद रीड करेंगे। अब मैं इरिटेट हो गया हूं इसको कराते कराते। अब हमारा सिर्फ एक चैप्टर बचेगा जिस चैप्टर का नाम है वाइंडिंग अप बाय द ट्रिब्यूनल अंडर कंपनीज एक्ट 2013।